नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेश और कूलॉम के नियम के बारे में, यानी कि चार्ज एंड कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ईएसबी द्वारा आपकी एग्जाम की डेट भी बढ़ा दी गई है। अब वो डेट जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे, पर अभी किसी कोई डेट आई नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टुडेज टारगेट, आज का टारगेट है आवेश यानी कि चार्ज, कूलम्स लॉ, कूलॉम के नियम और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें। चार्ज क्या चीज होती है, आवेश क्या चीज होती है, इस पर अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं, आवेश की जब हम बात कर रहे हैं, तो चार्ज बेसिकली हम चार्ज के बारे में कहें तो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आवेश पदार्थ का मूल गुणधर्म है। पदार्थ का आवेश के बारे में हम बोले तो मैं कहूंगा कि आवेश जो है पदार्थ का मूल गुणधर्म है, जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। यानी चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और क्या एक्सपीरियंस करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगी। ये सामान्य सी बात है। तो चार्ज क्या हो गया दोस्तों, चार्ज हो गया पदार्थ का मूल गुणधर्म। जैसे कि द्रव्यमान होता है उसी प्रकार से पदार्थ का गुण है। ठीक, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, चार्ज के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, तो चार्ज के फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये बात भी आपको पता है। चार्ज की टाइप्स भी आपको पता है कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज यानी आवेश दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सभी को पता है। ठीक, पॉजिटिव कब होता है कोई भी पार्टिकल पर चार्ज, और नेगेटिव कब आता है। तो इसके लिए थोड़ी सी एटम की अवधारणा से मैं आपको समझाता हूं। आप एटम के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं सब लोग। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, ऑर्बिट्स में जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, टाइप से पहले में 2 8 इस टाइप से चलते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक और 1। मैंने इस तरह से एक लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो भी रहते हैं उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, स्पेसिफिक अपन किसी का नहीं ले रहे। तो हमको इलेक्ट्रॉनों के बारे में, ये एटम के बारे में ये पता है कि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब क्या किया जाए कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम रब करते हैं, मतलब चार्ज करना चाह रहे हैं, तो बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की हेल्प से जब एक बॉडी को आपने दूसरी बॉडी से रब किया, तो जो इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, देखो जो न्यूक्लियस से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो बाय फ्रिक्शन ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिलने के कारण वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है। यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन जहां से निकल चुका है, यहां से निकला है, तो वहां आया पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जहां गया वहां पर आया नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये सीखने को मिला कि भैया जिस भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वहां पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, वहां पर आएगा ऋण आवेश। जहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए वहां धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए वहां ऋण आवेश। ठीक, मैंने कहा कि ये आवेश जो है वो द्रव्यमान जैसा है, पर इसका मतलब आप ये ना समझे कि आवेश द्रव्यमान। देखो, आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, पर द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। अब आपको एक प्रश्न यहां बनाना है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो मैंने यहां पर एक ग्लास की रोड ले ली थी, यानी कांच की छड़ ले ली थी, और उस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा।
तो आपने ये समझ आ गया कि भाई एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें धनावेश और जिसमें जाएगा उसमें ऋणावेश। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या बच्चों उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या सिल्क का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? क्या द्रव्यमान घट जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा? ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ ऑप्शन बना दे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले और सिल्क में गए तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। अर्थात जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। यहां मैं बता रहा हूं पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आया उसके द्रव्यमान में क्या आई? कमी आई। नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर गया उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई। ये आंसर एक प्रश्न। समझ में आई कहानी? पर क्या ये वृद्धि बहुत कम होगी? बिल्कुल कम होगी, क्योंकि ये जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। तो इसको आप नेग्लेजिबल भी मान सकते हैं, पर हमको उस लेवल से जाकर सोचना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि क्या प्रभाव पड़ेगा तो आपको हाँ लिखना है। ठीक है। चार्ज की टाइप हमें पता चल गई। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे आएगा कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर आप रब करोगे तो उस कंडीशन में वो बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है। और ये मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी कि पदार्थ का मूल गुणधर्म है। अब हम इसके थोड़े से मात्रक और इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। अगर हम मात्रक की बात करें तो आवेश का जो एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। ठीक। इसका सीजीएस मात्रक, दोस्तों सीजीएस मात्रक को मैं यहां दो भागों में बांटना चाहिए। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आप जो ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स की वो पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आवेश है, ठीक है, इसका यूनिट आपने पढ़ी कूलम, ऐसा यूनिट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे जोड़ देना है स्टेट कूलम, यानी स्थित कूलम आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक और जो मैं यूनिट ले रहा हूं वो ले रहा हूं EMU, यानी कि एब कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। ये दो चीजें आप लोग इसको याद रख सकते हैं, पर मेनली आप क्या लिखेंगे? स्टेट कूलम लिख देंगे, सीजीएस यूनिट आपका काम हो जाएगा। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूं, अब धारा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, धारा I बराबर Q/T, यानी Q बराबर होगा IT। ठीक। I क्या है? एम्पियर। T समय, एम्पियर आवर अगर हम लिखें, एम्पियर आवर हम लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे इसकी प्रैक्टिकल यूनिट। या फिर आप सामान्यतः इस कूलम के इक्वल देखेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक। फेराडे भी इसकी एक यूनिट है, फेराडे भी चार्ज की एक यूनिट है। विमा आप लोगों को पता होना चाहिए, विमी सूत्र। ठीक है। एम्पियर का ए हो जाएगा और टाइम का टी हो जाएगा AT हो जाएगा। यहां तक का मामला आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चमका बिल्कुल। ठीक। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखी, अभी बहुत शुरुआती दौर में है हम लोग। ठीक। अब इसकी अगली जो चीज ले रहे हैं हम चार्ज से रिलेट करने के लिए, वो बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले तो ये बताओ, यानी कि आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप बताओ कि मैंने एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले गए। अब ये कोई फिक्स है क्या किस वस्तु में से किस वस्तु में जाएंगे? नहीं पता है ना। जिसका बॉन्ड वीक है उससे इलेक्ट्रॉन टूट के दूसरे में चले जाएंगे, ये सामान्य सी बात है। इसका मतलब आवेश ये नहीं बता सकता कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद हमें पता है कि उधर से इधर आ गया, पर ये जरूरी नहीं कि इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा। भाई जिसके भी बॉन्ड वीक होंगे उससे चले जाएंगे। अगर बी के वीक बॉन्ड वीक है तो बी से ए में चले जाएंगे, एक के कमजोर है तो ए से बी में चले जाएंगे।
इसका मतलब ये हो गया कि आवेश जो है एक अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, ये केवल अधिकता और कमी को बताई जाती है। एक और गुण ये होता है कि ये स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित इसको किया जा सकता है, यानी ट्रांसफरेबल क्वांटिटी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। बट ये तो एक सामान्य इसके गुण हैं। मैं इसके मूल गुणों की बात करूं, इसके फंडामेंटल लॉ की बात करूं, तो इसके 3 मूल गुण हम पढ़ेंगे। नंबर 1, आवेश एक योज्य राशि है, आवेश एक योज्य राशि, एडिटिव क्वांटिटी, चार्ज इज द एडिटिव क्वांटिटी, योज्य यानी कि एडिटिव क्वांटिटी, चार्ज इज द एडिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट, आवेश संरक्षित रहता है, और तीसरा, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, ये 3 वो टॉपिक हैं, ये मूल गुणों में हम इसको शामिल करते हैं। 3 मूल गुण हैं, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी, आवेश एक योज्य राशि, आवेश एक योज्य राशि। यस, देखो आवेशों को जोड़ा जा सकता है, आवेशों को घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो +1 कूलाम है, Q2 है हमारे पास +2 कूलाम है, Q3 हमारे पास -4 कूलाम है। अब मैं इनको जोड़ना चाहूं तो क्या करूंगा, Q1 + Q2 + Q3। आप इसको सामान्य जो एल्जेब्रिक मेथड है, सामान्य बीजगणितीय विधि है, और ये माइनस, उससे आप जोड़ सकते हैं। 3 - 4 -1 कूलाम आ रहा है। पर ध्यान रखें, जोड़ते वक्त इनके जो चिन्ह हैं वो वैसे के वैसे ही लेने हैं, बस। ये आवेश एक योज्य राशि का इतना ही मतलब है, यानी कि चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी। दूसरी चीज जो मैं इसमें आपके लिए ले रहा हूं वह है आवेश संरक्षित रहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो दोस्तों, आप एक आइसोलेटेड मीडियम के बारे में बात कर, जैसे हम ऊर्जा की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता, यानी चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट आप इसमें समझिए, यहां आपको जोड़ना है कि किसी विलगित निकाय में, आप ये मानिए कि हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिस पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो आवेश हैं ये अंदर आपस में अन्योन क्रिया कर सकते हैं, बाहर से इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जब आपस में अन्योन क्रिया हुई तो मान लो यहाँ से चार्ज इसमें चला गया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर Q2 के पास चले गए, या फिर Q2 से Q1 में चले गए, और भी कुछ है Q3 है तो उनमें चले गए, आपस में तो हो सकता है। तो जब आपस में ये चार्जों का लेन देन करते हैं, बट बाद में आप इन सब का टोटल लगाते हैं तो टोटल हमेशा फिक्स आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा। यानी कि मैं ये कहूं कि भैया चार्ज नाइदर इन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर नेट चार्ज इज कांस्टेंट, यानी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। इसी विलगित निकाय में टोटल चार्ज कंप्लीट फिक्स है, बदलेगा नहीं, जितना भर दिया आपने उतना ही रहेगा। आपस में क्रिया अंदर हो सकती है, बाहर से कुछ नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मेरे पास एक कांच की छड़ है, ग्लास रोड है, और उसे मैंने सिल्क के साथ रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए दोस्तों, सिल्क में चले। समझ में आ गया होगा, आवेश संरक्षित रहता है, कंप्लीट। उदाहरण के लिए अपन ने लिया, यहाँ पर हम कहें कि भाई जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस में हम बात करें, जहां से आप निकालोगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहां के उतने ही क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ऐसा मान के चलें कि हमारे पास
ये एक अनावेशित वस्तु है। अनावेशित का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें आवेश नहीं है। अनावेशित का मतलब है उनके जोड़े कंप्लीट, शादीशुदा लोग है ये, ठीक। अनावेशित निष्क्रिय। शादीशुदा आदमी कैसा रहता है, मुंह लटका हुआ, वही वाला है, ठीक है। ये अनावेशित, प्लस माइनस माइनस प्लस भरे पड़े हैं, ठीक। पर जब हम क्या करें, इनमें अनावेशित वस्तु हैं, इस पर चार्ज, नेट चार्ज आपका 0 है अभी, ठीक। अब कब पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इनकी जिंदगी से अगर इस प्लस को बाहर कर दो, ठीक, ये फ्री हो जाएगा भैया, माइनस। मतलब माइनस को, अगर इसकी ये माइनस को अपन ये मान लो कि ये कोई महिला है, इसने यहाँ से इसके जीवन से निकल गया, ब्रेकअप हो गया, अब यहाँ इसकी जिंदगी में प्लस बाहर आ गया तो आज़ाद हो गया भैया, बाहर घूमेगा चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब जितने आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उस पर उतने ही प्रोटॉन आते जाएंगे, सामान्य सी बात है, मतलब वो चार्ज बाहर आएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। तीसरी कहानी पर चलते हैं, तीसरी जो प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। कंजर्वेशन, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंग्रेजी वालों के लिए भी बता रहा हूं मैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। देखो, ये आवेश के क्वांटीकरण के बारे में जो बताया था वो किसने वेरीफाई किया था इसको, उन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, मिलीकन ने, ठीक है। मिलीकन ने आवेश के क्वांटीकरण को वेरीफाई किया था, उनका मॉडल है ऑयल ड्रॉप मॉडल, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके लिए उनको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है, इसके लिए, आवेश के क्वांटीकरण के लिए, ठीक, ध्यान रखना है। अब आपको मैं बताऊं कि जो प्रकृति में जो आवेश होते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ने के उदाहरण दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन गए पूरे पूरे गए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई 1/2 ई इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, या 3.2 ई इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से नहीं जाएंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा ही ट्रांसफर होगा, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, इस टाइप से। और प्लस माइनस 1 2 3 क्या हो गया, ये हो गए आपके, इनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर, और ये हो गया इंटीजर। तो जो आवेश हैं प्रकृति में, आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश, ये E क्या है, तो ये ए मिनिमम चार्ज, न्यूनतम आवेश। इस ये क्या है, न्यूनतम आवेश, इसको आप मूल आवेश कह सकते हैं। ये फंडामेंटल चार्ज, इसका एक नाम और है, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोस्तों एक और चीज समझो, ये जो वैल्यू है इससे भी छोटे टुकड़े साइंटिस्ट द्वारा किए गए हैं, उनको क्वार्क्स नाम दिया गया है, उस पर हमको अब जाना नहीं है, अभी हमारी चर्चा केवल यहीं तक सीमित रहेगी। तो Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी कि अब हमें यह मालूम पड़ गया कि भाई जो आवेश होता है वो टुकड़ों में नहीं होता है, वो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि भैया 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो n बराबर Q/E करिएगा, और 1/E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड करके कैलकुलेट करिएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यदि मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन है और उस पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, तो उस पर चार्ज बताओ, तो Q = आप Ne लगाइएगा, और 7 × E की वैल्यू आप करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। 10⁻⁹ 7×42 7 4 11.2 × 10⁻⁻। ये इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। तो ये थे आवेश के गुण, ठीक है। अब हम
आवेश की चार्जिंग की बात करते हैं, है ना। चार्जिंग की मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। आवेशन की पहली विधि में आप लोगों को समझा चुका हूं, वो है आपकी घर्षण। घर्षण करो, ऊर्जा दो, वो वस्तु चार्ज हो जाएगी। ये तो एक बहुत सरल विधि है और ये आपको पता भी है और समझ भी आ गई। दूसरी विधि जो दूसरे नंबर पर हम कर रहे हैं वो ले रहे हैं हम चालन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, धनावेश ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यहाँ एक अनावेशित वस्तु। अनावेशित का मतलब आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं, इनकी जिंदगी में जोड़े कंप्लीट हैं, ये शादीशुदा लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखो। जब चालन यानी आप इनको किसी वायर की हेल्प से आपने जोड़ दिया, ठीक। अब वायर की हेल्प से जब आप जोड़ते हैं तो होता यह है कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर्षित होकर इधर चले जाते हैं, ठीक। और उतने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो तब तक जाते हैं जब तक कि इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज नहीं हो जाए जितना इन्होंने दे दिया। दोनों तरफ के पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे, लेन देन बराबर। यानी कि ठीक यहां आप देखिए कि ये जो स्रोत था इसके चार्ज में क्या आई, कमी आई। तो स्रोत के आवेश में क्या आती है, कमी आती। स्रोत के आवेश में क्या आती है, कमी आती। समान प्रकार का आवेश जाता, चालन में समान प्रकार का आवेश जाता। आपने धन लिया तो धन जाएगा, ऋण लिया तो ऋण जाएगा। आप ऋण चालक से जोड़ोगे तो दूसरे चार्ज पे ऋण जाएगा। ठीक, जैसे हम मोबाइल से को चार्ज करते हैं वही प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी विधि की, जिसको हमने कहा तीसरी विधि है आप लोगों की, वो है प्रेरण। ठीक, इस विधि में और चालन में अंतर यह है कि चालन में आपको उससे जोड़ना पड़ता है, इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरण में हमारे पास ये देखो प्लस माइनस माइनस ये भरे पड़े हैं, यहां से आप एक धनावेशित वस्तु इनके पास में लेकर आ रहे हैं। अब मैं जब इसके पास में धनावेशित को लेकर आया तो जैसे ही धनावेशित को आप इसके पास में लेकर आ रहे हैं तो उधर से कौन आकर्षित हो रहे हैं, उधर से ये ऋण वाले आकर्षित होंगे, इधर आएंगे, और धनावेश वाले इधर चले जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण। ठीक, एक काम और एक चीज और मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं, वो भी सीख लो पहले। कोई भी धनावेशित वस्तु, ये धनावेशित वस्तु, और इस धनावेशित वस्तु को यदि मैं पृथ्वी के साथ जोड़ दूं तो इस धनावेशित वस्तु पर कोई आवेश शेष नहीं रहेगा। अब बताओ क्यों नहीं रहेगा? तो कोई आवेश शेष इसलिए नहीं रहेगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो आवेश था धन वाला इसको क्या कर देंगे, निरावेशित। ठीक है, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहेगा। उसी टाइप से कोई ऋणावेशित वस्तु है और उसे आप पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पे चले जाते हैं, इस पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये दोनों स्थितियां? जब आप पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये आवेश कहाँ, नीचे से इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको अनावेशित कर देते हैं, और जब आप ऋणावेशित को जोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पृथ्वी में चले जाते हैं। इसका भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्यों ऐसा क्यों बताया, मैं ऐसा इसलिए बताया कि अब मैं यहाँ एक काम करने वाला हूं। अब इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया और इसको पृथ्वी से जोड़ने से लाभ ये हुआ कि ये प्लस कहाँ चला गया, पृथ्वी। अब आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं गया? ये नेगेटिव वाले को इसने बांध लिया, ये भाई इनकी क्या हो गई, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं ना, तो अब इधर जाने का मामला ही नहीं बनता, जाएंगे तो वही। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसको अब हटा भी लें तो ये जो चार्ज है इस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आप इस पर धनावेशित लेकर आ रहे थे तो इस पर प्रेरण की वजह से इस पर ऋण आवेश आया, उसी प्रकार से जब आप ऋणावेशित लेकर आएंगे तो अनावेशित पर कौन सा आएगा, धनावेश आएगा। यानी एक चीज याद रखना, इसमें विपरीत प्रकार का आवेश स्थानांतरित होता है
और जो स्रोत का आवेश होता है यानी जो सोर्स होता है उसके सोर्स के चार्ज पर कोई कमी नहीं आती है, ठीक। और अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर प्रोड्यूस होता है। इस बात को अपने को ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। ये आवेश के विधियां थी आवेशन की, मैंने आपको आवेश के मूल गुणधर्म और ये सब चीजें बताई। अब ये सारी चीजें हो गई। आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो Q बराबर प्लस माइनस एनी से रिलेटेड ही आएंगे। इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न बनना नहीं है, तो Q बराबर प्लस माइनस एनी से ही बन जाएंगे जो बनना है, ठीक। या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड प्रश्न बन जाएंगे। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा जरूर मैं अभी। अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंतर्गत एक नियम है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम पढ़ने से पहले जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों में थे उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कुछ चीजें निकल के आई थी, वो नियम चीजें मैं आपको बता दूं। प्लस प्लस जब भी आ जाए, माइनस माइनस जब भी आ जाए, यानी एक प्रकार के आवेश जब भी होते हैं तो उन एक प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है यानी कि रिपल्शन होता है। और जब अपोजिट नेचर के चार्ज आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। ये सामान्य सी बात है, शादी महिला पुरुष की ही होती है, ठीक है। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में आकर्षण और माइनस प्लस में भी आकर्षण होता है। ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में लेकर चलना। ये प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ, प्रयोग पढ़ाने से और वो कहानी में आप लोगों को उलझाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आपको अगर पढ़नी हो तो एनसीईआरटी पूरी लिखी हुई है ना। तो कूलाम के नियम में अब कूलाम साहब ने कुछ प्रयोग किए और उनके प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेश से तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों इस चीज से है कि उन आवेशों के बीच की दूरी जो है, उन आवेशों के जो साइज हैं उसकी तुलना में वो दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो दोस्तों उन्होंने जो ये मान लो दोनों धन है तो धन धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो F12 बराबर F2। तो नियम ये कहता है कि जो बल लगेगा इस पर, कूलाम के नियम ने कहा कि जो बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल जो लगेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समान, यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती। परिमाण इसलिए बोल रहे हैं कि वो चाहे प्रतिकर्षण प्रकृति का लग रहा हो या आकर्षण प्रकृति का, बल तो बल है, ठीक है। तो एक बात याद है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आई वो ये आई कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपने को एक और याद। अब यहां ये देखने में आ रहा है कि देखो दो धन अगर आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो अगर ऋण आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सॉरी, दो ऋण आएंगे तो प्रतिकर्षित, और एक धन और एक ऋण आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित। यानी कि यहां आप देखो तो ये एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का एक युग्म बन रहा है। तो क्या ये न्यूटन का नियम है? तो हाँ, ये न्यूटन के नियम के अनुकूल तो है, पर देखें इसमें एक कंडीशन और है। अगर एक्शन रिएक्शन बन रहा है तो एक्शन रिएक्शन तो ऐसे भी बन सकता, पर ऐसे ये गलत हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये कहानी, ठीक। अब कूलाम का जो नियम निकल के आया, इन दोनों को मिला लेते हैं। F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर वर्ग। समानुपाती के चिन्ह को हटा दो, यहाँ आ जाएगा K1 Q2 बाई आर वर्ग। एसआई पद्धति में जब आप बात करते हैं तो F बराबर इसकी जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको 1/4 पाई एस्पाइलन भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एस्पाइलन Q1 Q2 बाई आर का वर्ग।
इस जो मैंने 1/4 एप्सिलॉन लिखा है, इसकी यूनिट के फॉर्म में आप इसको निकालें तो इसका इनटू इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F(r²/Q1 Q2) यानी 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर चार्ज का कूलम स्क्वायर। ठीक, ये है भैया आपका कूलम का नियम। अगर मैं इसको, ये एयर और वैक्यूम में है ना, ये कहाँ है, एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट आ रहा। अगर मैं इसको किसी मीडियम में लिखूं तो Fa = 1/एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये हो जाए, समझ में आई होगी कहानी आप लोगों को। ये के की वैल्यू है और ये है, मीडियम में अगर रखेंगे तो इसको आ जाए। अब ये एप्सिलॉन जो मैंने लिखा है, ये क्या चीज़ है, तो इस एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता, और ये जीरो वाली तो निर्वात में विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ इन एयर है ना, और मीडियम में देखेंगे तो एस्पाइलॉन आ जाए ना, माध्यम। अब देखो, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करूं तो वो हो जाएगी एस्पाइलॉन r = एस्पाइलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कुछ बुक्स में इसको k से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पराविद्युतांक कहते हैं। इस चीज़ को आप एक नाम और दे सकते हो, वो है पराविद्युतांक। इसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है, पराविद्युतांक की कोई इकाई नहीं है, और इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो होगी 8.85 10⁻⁻12, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट की जो ये थी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो इसको रिवर्स कर दो तो कूलम स्क्वायर न्यूटन, ये यूनिट हो गई, ये हो गई माध्यम में। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कूलम के बल के बारे में। कूलम का बल जो है, या ये जो स्थिर विद्युत बल है, ये आप देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ मिलता जुलता है, उस पर भी बात करेंगे अभी अपन। अब जो एप्सिलॉन आ गया है ना, परमिटिविटी भी आ गई है। अब आप देखें कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके लिखूं, और इसको डिवाइड कर देता हूं, तो आपको एक नई चीज़ मिली। वो क्या हो गया, देखो, आप एफ एम बाई, ठीक है, एफ एयर यानी वैक्यूम। अब आप देखेंगे अगर यहाँ कूलम्ब्स लॉ में वैल्यू रखें ये वाली, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगी 1 जो है एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा FM एफ एयर = ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। दोस्तों, अगर हम इसको अब लिख दें एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा F एयर अपॉन F मीडियम, तो इसकी जगह आ जाएगा F एयर अपॉन F M = ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इसके इक्वल होगी F एयर अपॉन F M। नंबर 1 बात, यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बस के लिए सत्य है, यह बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और क्या है इसके बारे में, तो यह 10⁻⁻15 मीटर से लगाकर 10⁻+15 मीटर तक के लिए सत्य, यानी कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, लंबी दूरी तक लगता है। ठीक, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लंबी दूरी तक लगता था, ये इसकी सीमाएं हो गई है ना। और इसके जो महत्व पर बात करें तो महत्व, ये एक प्रायोगिक नियम है। दूसरा इसका जो महत्व है, जैसे कि ये दो आवेश हैं, -q है +q। अब इस +q की वजह से इस
माइनस, इसको भी प्लस ले लो समझने के लिए, तो ये F12 दोनों पर इस पर बल लग रहा है। इनकी ज़िंदगी में एक आवेश और आ गया भाई साहब, तो इस पर ये माइनस क्यू आवेश आ गया, तो ये आवेश बल लगाने लग गया। तो इन दोनों पर जो बल लग रहा है उस पर इसके जीवन में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य जिंदगी में जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर तीसरे आवेश के आने की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये एक अध्यारोपण के सिद्धांत को भी फॉलो करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि भाई किसी एक बिंदु आवेश पर जितने भी बल लग रहे हैं, मान लो इधर से एक बल लग रहा है, इधर से लग रहा है, मान लो ये धन क्यू आवेश है, इस पर एक Q1 आवेश है उसकी वजह से बल लग रहा है, यहाँ एक Q2 आवेश है उसकी वजह से बल लग रहा है मान लो, तो ये आपका F12, इसमें इसे 2 कर लो, इसे 3, तो ये F12 हो जाएगा और ये F13 हो जाएगा। तो इन सबको आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सामान्य वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके आप कर सकते हैं, पर हालांकि इतना ज़्यादा एडवांस आप लोगों को पढ़ना नहीं है मिडिल के लिए, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अध्यारोपण सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं, क्योंकि उसने दिया ही नहीं है, आपको टॉपिक वाइज दिया है, तो जो टॉपिक दिया है वही पढ़े भाई, उससे आगे क्यों जाना है ना। इसका कंपेरिजन में गुरुत्वाकर्षण बल से जरूर कर रहा हूँ। पहले समानताएं देखें, इनके बीच में क्या सिमिलिटीज हैं। तो समानता नंबर 1, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। समानता नंबर 2, दोनों ही दीर्घ परास के बल हैं। समानता नंबर 3, दोनों ही निर्वात में भी लग सकते हैं। ठीक है, असमानता इनके बीच में क्या है, तो असमानता ये है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल जो है आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। दोनों ही प्रकृति ये लेकर चलते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही के अंदर होती है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है और इसकी तुलना में देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत है। सॉरी, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। वो इन सूत्र में मान निकाल कर रखकर आप निकाल भी सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताई है ना। बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं जा पाया। अभी तो मैं चाहूँ तो कूलाम के नो को और देर से तक चला सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि मिडिल स्कूल जो एग्ज़ाम है उसका स्तर इससे ज़्यादा रहने वाला नहीं है। अगर मैं वर्ग 1 के लिए पढ़ा रहा होता तो शायद मुझे इससे भी ऊपर जाता। और मैंने व्यापम के पुराने फिजिक्स के पेपर निकाले और देखे हैं, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी है एक दिन। सभी पुराने वर्ग 1 में जितने भी आए हैं वो प्रश्न आपको दिखाऊंगा, तो आप सोचेंगे कि यार हाँ यार ये बात सही है, ये बहुत ज़्यादा स्तर होता नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश -3.2 10⁻⁻19 कूलाम है, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आपको चाहिए n, और n इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू एन से हमको पता चल गया, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। इस पर वह दिया हुआ है आपको 3.2 10⁻⁻19, डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, कैंसल पिक्चर, 16 दूनी 32। चलो भैया, 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। प्रश्न है किसी माध्यम की सापेक्ष पारगम्यता रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इस माध्यम के दो आवेशों के बीच निर्वात की तुलना में कितना होगा इस मीडियम एज अ रिलेटिव परमिटिविटी 2। हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कंपेयर दैट इन वैक्यूम। मैंने आपको जो पढ़ा वो पढ़ाया Fm ऑन F एयर। एक काम करें, इसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है ऐसा था, F एयर अपॉन Fm एस्फाइलन R। तो अब आपको ये कहा गया कि भाई माध्यम की सापेक्ष पारगम्यता 2 है, ये सापेक्ष पारगम्यता 2 हो गई, आवेशों के बीच निर्वात की तुलना में बल होगा। ठीक है, ऑन Fm हमको क्या चाहिए, Fm चाहिए, तो 1/2 F एयर, यानी कि कितना होगा, आधा। ठीक, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। गलत हो गया भैया पहला। आवेश हमेशा अपरिवर्तित रहता है, यानी कंजर्व रहता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, राइट। पर उसकी भी कंडीशन है, बट विलगित निकाय में, है ना। आवेश हमेशा निरंतर उत्पन्न होता है। चार्ज कैन बी कंटिन्यूअसली क्रिएटेड, नहीं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश केवल द्रव्य से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। चार्ज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ मैटर। गलत, केवल एक ही सही निकला, तो सही हो गया, मिल गया। यदि समान आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत बल हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक चार्ज पार्टिकल इज डबल, तो व्हाट हैपन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कुलाम्स का जो नियम है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमें ये कहा गया कि आर को क्या कर देना है, यहाँ पर दो गुना, दूरी को दो गुनी कर दी जाए। यहाँ दो कर दिया तो दो का वर्ग क्या हो गया, 4, 1/4। देखो ना, एक मिनट, दूरी को क्या करने कह रहा है, डबल करने कह रहा है। F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई 2R का दूरी डबल, यानी 1/4 हो गया मामला, ठीक। तो चौथाई हो जाएगा, बिकम्स 1/4, ठीक। अगले पर एक वस्तु एक कुलाम आवेश है, कुल अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मैंने निकालना सिखा दिया था, Q इज इक्वल टू NE। यही एग्जांपल मैंने उस समय लिया था जब आपको समझा रहा था। तो 1/1.6 10⁻⁹ करिएगा, डिवाइड करिएगा, 6.25 10⁻18 आ जाएगा। एक कुलाम आवेश में कुल अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो हो गया। यदि वस्तु पर 5 × 10⁻19 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश होगा। आपको दिया हुआ है n, आपको चाहिए q। q इज इक्वल टू NE, तो 5 × 10⁻19। e की वैल्यू रट गई क्या, 1.6 10⁻19 की पिक्चर खत्म। सल पंजे 80, 8.0, ठीक। क्योंकि एक्सेस बोला है यहाँ पर, देखो अतिरिक्त, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कर्जे वाला आदमी ऋणात्मक, तो -8 कूलम, ठीक। अगले कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है कि दो समान आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। किसी माध्यम में यदि बल 1/5F हो जाए तो माध्यम की सापेक्ष पारगम्यता क्या होगी। तो टू लाइक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इन वैक्यूम। तो इफ द फोर्स रिड्यूस टू 1/5 इन मीडियम, तो दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो मीडियम के अंदर जो फोर्स हो गया आपका, वो हो गया F/5, ठीक। एयर के अंदर जो अपन ने देखा वो है आपका F, एयर और वैक्यूम, है ना, एयर लिख रहा हूं मैं उसको वैक्यूम के अंदर। तो जब आप बात करते हैं कि F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, इसके इक्वल एप्सिलॉन आर, ठीक, ये कर रहा है। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि भाई जो मीडियम में आप गए तो वो हो गया F/5, और वहां कितना, सॉरी एयर में कितना था, 1/, यहाँ हो गया वैक्यूम में, वैक्यूम में आपके पास कितना है, F, ठीक है। और मीडियम में वो हो गया F/5। तो 5 F से F कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा तो इसका 5 उत्तर। यदि एक कण 4 कूलाम आवेश है और दूसरे पर 2 कूलाम, इनके बीच विद्युत बल किसके बराबर होगा, और दूरी को आधा कर दिया जाए। इफ वन पार्टिकल इज चार्ज 4 कूलाम, अनदर 2 कूलाम, व्हाट हैपन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिस्टेंस देम इज हाफ। कुछ नहीं करना आपने को, तो डिस्टेंस पर बात करनी, क्योंकि चार्ज तो वही है ना। तो डिस्टेंस हाफ कर रहा हूं, हाफ करेंगे यानी r/2 का स्क्वायर। तो r²/4, 4 ऊपर गया तो 4 टाइम्स हो गया भैया, 4 गुना बढ़ जाएगा। खत्म पिक्चर। अगले पर आओ। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ये किस प्रकार का आवेश धारण करती है। मैंने कई उदाहरण दिया। ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क, यानी कि कांच की छड़ पर हमेशा धनात्मक आवेश आएगा और रेशम पर ऋण आवेश आएगा। यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए, आवेशों के बीच की दूरी 1/3 है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक चार्जेस रिड्यूस 1/3, तो कूलम्ब्स लॉ चाहिए। तो डिस्टेंस को आप 1/3 करिए, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 1/9 ऊपर गया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। एक और प्रश्न कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r है और यदि पारगम्यता बढ़ा दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये चीज ये बिल्कुल क्लियर अब हम पढ़ चुके हैं कि F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक। तो अगर मैं F मीडियम में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा,
एफ वैक्यूम अपॉन, मतलब इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब हर कंडीशन में बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हर बार अगर आप ये पारगम्यता बढ़ा देते हैं तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कूलम्ब बल प्रतिकर्षित हो तो इसका क्या तात्पर्य है, दोनों आवेश धनात्मक हैं, दोनों आवेश ऋणात्मक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और दोनों ही सही हैं, तो दोनों आवेश धनात्मक होंगे या फिर दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे, तो ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब दोनों धनात्मक होंगे तब प्रतिकर्षण, दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, लड़ाई एक जैसे जेंडर की होती है, ठीक है, अपोजिट जेंडर में तो प्यार होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमें ऐसे और भी वीडियो लेकर आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का जब मुझे रिस्पांस मिलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ और पूरा सिलेबस भी करा सकता हूँ फिजिक्स का, पर आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, तो आपका सहयोग मिलेगा तो मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।